नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जनवरी मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ था 1 तारीख से लेकर के 15 जनवरी तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और पार्ट 1 देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर आप मंथली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं। पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे 16 तारीख से लेकर के 31 तारीख के महत्वपूर्ण रिवीजन की। 80 क्वेश्चंस हैं, तो पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें इसकी क्विज भी आपको दी जाती है और इसकी पीडीएफ भी दी जाती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप फ्री पीडीएफ और फ्री क्विज के लिए बाकी सभी महीनों की मंथली, डेली, वीकली सब कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ पर एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इन चीजों का लाभ उठा सकते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है? तो दोस्तों, ये पेंच टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है, भारत का पहला डार्क स्काई पार्क। पेंच टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पड़ता है, मतलब दोनों राज्यों में ये पड़ता है। आप अगर देखोगे तो दोनों के बॉर्डर पर पड़ता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच के जो पड़ने वाला पेंच टाइगर रिजर्व है, यहाँ भारत का पहला डार्क स्काई पार्क रिजर्व के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। ये एशिया का 5वां होगा ऐसा, ठीक है। राजस्थान के बीकानेर में कितने दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का शुभारंभ हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव दोस्तों 3 दिवसीय आयोजित हुआ और ये बीकानेर में होता है, राजस्थान का प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव। और इसमें रंगोली, मेहंदी, ड्राइंग प्रतियोगिताएं भी कराई जाती हैं। अगला, कुछ और महोत्सव हैं और उत्सव हैं, इनको मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, तो आप रीड आउट कर लेना वहां से। ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए? ताइवान के नए राष्ट्रपति बनाए गए विलियम ताई चिंग ते। ये आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। ये चाइना के धुर विरोधी भी माने जाते हैं और चाइना इनको अपने देश में कट्टर दुश्मन भी घोषित कर दिया हुआ है, खतरनाक अलगाववादी भी कहा हुआ है 2017 से ही। फिलहाल ये ताइवान के नए प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। अगला, किसके द्वारा गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स नाम की पुस्तक का अनावरण किया गया? तो ये पुस्तक लिखी है एमजे अकबर ने। ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से मतलब याद रखिएगा। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स। तो इस पुस्तक में बेसिकली महात्मा गांधी के उन 3 बड़े आंदोलनों का जिक्र है जो आज़ादी में काम आए थे, जैसे असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन नाम की पुस्तक है, एमजे अकबर और के नटवर सिंह ने मिल करके लिखा है। अगला, ये प्रमुख पुस्तकें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको बीच बीच में डिटेल कंटेंट भी दे रहा हूँ। इसको आपको पीडीएफ में दिया जाएगा, तो आप इसको रीड आउट कर लेना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एंटीबायोटिक्स दवाओं के दुरुपयोग को नियंत्रित करने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया? तो ऑपरेशन अमृत शुरू किया दोस्तों केरल सरकार ने। होता क्या है, जो मेडिकल स्टोर वगैरह पर लोगों को धड़ल्ले से एंटीबायोटिक्स दे दिया जाता है, कोई भी रोग हो उनको एंटीबायोटिक थमा दिया जाता है। तो इस पर कंट्रोल के लिए केरल गवर्नमेंट ने एक शुरू किया है ऑपरेशन अमृत। अमृत का मतलब एंटी माइक्रोबायल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। ओके, तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स कोई अब नहीं दे सकता है। अगला, कितने वर्ष की आयु में मशहूर शायर मुनव्वर राना का निधन हो गया? तो काफी फेमस शायर मुनव्वर राना का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनकी एक बहुत ही फेमस ये शायरी थी, आपने जरूर सुना होगा, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो ये ऐसे ऐसे साहित्य में ये काफी बड़े नाम थे। लखनऊ स्थित एसजीपीजीआई में इनको भर्ती कराया गया था और इनका निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से रहने वाले थे। उर्दू साहित्य और कविता की वजह से ये फेमस थे। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है और भी बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। अगला, हाल ही में किस विषय के साथ स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया? तो दोस्तों, रीबिल्डिंग ट्रस्ट नाम से थीम थी, जिसको लेकर के स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी 54वीं बैठक आयोजित हुई, ठीक है, दावोस में। तो दावोस में ही होता है, एनुअल मीटिंग थी ये, 15 से 19 जनवरी तक चली है। रीबिल्डिंग ट्रस्ट इसकी थीम थी। ओके, भारत की तरफ से 3 केंद्रीय मंत्री और 3 राज्यों के मुख्यमंत्री गए हुए थे, जिनके नाम यहाँ पर हैं। अगला, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने निपाह वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण किया है? तो दोस्तों, अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने निपाह वायरस के लिए टीके का पहला मानव परीक्षण किया है। देखो साथियों, 80 क्वेश्चन है, तो 80 क्वेश्चन काफी लंबी वीडियो ना जाए, इसके लिए तेजी से चला जा रहा है। जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो बताई जा रही हैं आपको, ठीक है जी। और वैसे भी ये रिवीजन वाला वीडियो होता है।
तो निपाह वायरस जो कि अपने इंडिया में सबसे पहले केरल में देखने को मिला था और केरल में अक्सर देखने को मिलता है, अभी पिछले वर्ष सितंबर में भी देखने को मिला था। तो इसके लिए एक वायरस से निपटने के लिए एक टीका बनाया गया है और ये टीका का नाम है ChAdOxL निपाह बी। ठीक है, ये वैक्सीन का नाम है और इसको अभी ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट ने अभी परीक्षण किया है। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयोध्या हुआ? तो एक्स अयोध्या जो है दोस्तों, ये भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है। तो ये भारत के अयोध्या और थाईलैंड के अयोध्या दोनों को मिला करके इसका नाम बना हुआ है। तो एक्स अयोध्या याद रखना, भारत और थाईलैंड के बीच में। ठीक है, 20 से 23 सितंबर तक ये किया गया था। भारत और थाईलैंड वैसे मैत्री नाम का भी सैन्य अभ्यास करता है। अगला, जनवरी 2024 में दीव में आयोजित होने वाले पहले बीच गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक मेडल जीता? तो देखो, पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि बीच गेम कहाँ शुरू हुआ। इस वीडियो में क्योंकि वो आयोजन हो चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि सर्वाधिक मेडल किसने जीता। पहला खेलो इंडिया बीच गेम, बीच मतलब जो बीच होता है ना समुद्र का, जिस पर लोग जाते हैं घूमने टहलने, तो बीच गेम्स वैसे ही होते हैं। तो उसमें खेलो इंडिया के द्वारा आयोजित कराया गया था और पहली बार था ये। मध्य प्रदेश ने सबसे ज्यादा मेडल जीते हुए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मध्य प्रदेश एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, मतलब चारों तरफ लैंड है और बीच तो आप जानते हो तटीय जो होते हैं राज्य वहां पर होते हैं। फिर भी मध्य प्रदेश इनमें टॉप पर रहा। मध्य प्रदेश ने टोटल 7 गोल्ड जीते हैं और 18 मेडल टोटल इसने जीते हैं। 4 से 11 जनवरी के बीच में दीव के घोघला बीच पर हुआ पहला संस्करण था, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें 8 प्रकार के खेल खेले गए थे। अगला, हाल ही में भारतीय सेना ने कहां पर ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया? तो ऑपरेशन सर्वशक्ति ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का निपटारा करने के लिए, टेररिस्ट को फ्लश आउट करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति। तो सर्वशक्ति का मतलब भारत के जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसियां हों, चाहे वो सुरक्षा बल हों, वो सब मिल करके यहाँ पर काम करती हैं। तो ये एक मल्टी एजेंसी एक प्रयास होता है और जम्मू कश्मीर में ये आयोजन हुआ। अगला, किस पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया? प्रभा अत्रे हैं, तो इनका निधन हो गया है। ये पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित थी। उपरोक्त तो सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। प्रभा अत्रे जी ये बहुत ही फेमस ये पर्सनालिटी थी, बहुत ही प्रमुख नर्तकी थी, किराना घराने से संबंधित थी। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, किस घराने से संबंधित थी? तो किराना घराने से संबंधित थी। इनको 1990 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2022 में भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किराना घराना जो होता है ये ख्याल घराने में से एक है। अब्दुल करीम खान इसके संस्थापक माने जाते हैं। अगला, हाल ही में कहां पर भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का शुभारंभ हुआ? तो इसका आयोजन हरियाणा में किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, 9वां इस बार का संस्करण था और ये आयोजित हुआ, ठीक है ना, फरीदाबाद हरियाणा में। 2023 के नाम से था, हालांकि हुआ 17 से 20 जनवरी 2024 को फरीदाबाद हरियाणा में। थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन द अमृतकाल। अगला, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो यहाँ पर ग्लोबल फायर पावर की एक लिस्ट आई हुई है, रैंकिंग आई हुई है, जिसमें मिलिट्री स्ट्रेंथ के बारे में लोगों को, देशों को लिस्ट किया गया। तो इसमें भारत जो है ये चौथे पायदान पर है। टॉप पर टॉप 3 नेशंस में अमेरिका, रसिया और चाइना है। उसके बाद भारत को स्थान मिला हुआ है। पाकिस्तान 9वें पोजीशन पर है और भूटान सबसे आखिरी पर है 145वें पर। ठीक है, तो याद रखना जारी कौन करता है? ग्लोबल फायर पावर। अगला, ये कुछ और रैंकिंग और इंडेक्स हैं, वीडियो को पॉज करके इनको रीड आउट कर लेना। अगला, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू महोत्सव शुरू हुआ। इस महोत्सव का संबंध किस पशु से है? तो जल्लीकट्टू आप जानते हो पोंगल के अवसर पर होता है और मकर संक्रांति के अवसर पर पोंगल मनाया जाता है यहाँ पर तमिलनाडु में। तो वहीं पर जल्लीकट्टू होता है। जल्लीकट्टू में बेसिकली सांड को कंट्रोल करना होता है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से सांड जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये गेम होता है। बहुत ही ये पौराणिक एक प्रकार से कहें कि एक बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही ये गेम है, प्रतियोगिता है। तो पोंगल फसल उत्सव भी होता है, मदुरई में ये हुआ। जनवरी 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉलर का खिताब किसने जीता? इसको जीत लिया है दोस्तों लियोनल मेसी ने। लियोनल मेसी अर्जेंटीना के हैं और ये लगातार ये जीतते आ रहे हैं, तो इन्होंने एक बार फिर से जीत लिया सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का खिताब। फीफा फुटबॉल पुरस्कार दिए गए, इसमें
इस साल का सबसे बेस्ट फुटबॉलर लियोनेल मेसी को, महिला सबसे बेस्ट खिलाड़ी एताना बोनमती को चुना गया है। अगला, किस राज्य में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को समर्पित स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का अनावरण किया गया? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में अभी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की एक मूर्ति का अनावरण किया गया है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से ये दिखेगी। आंध्र प्रदेश में ये विजयवाड़ा में स्थापित की गई है, 206 फीट की इसकी ऊंचाई है। इससे पहले अगर बात करें तो महाराष्ट्र में स्टैचू ऑफ नॉलेज, अमेरिका के मैरीलैंड में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी स्थापित की गई थी, इन्हीं की मूर्ति थी। किस राज्य सरकार ने महतारी वंदना योजना 2024 शुरू किया? इसको शुरू किया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, महतारी वंदना योजना। तो छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव भी हुआ था, वहां पर 5 राज्यों में जब चुनाव हुआ था छत्तीसगढ़ में उसमें एक था। तो वहां पर नए सीएम बन करके आए हैं विष्णुदेव साय, इनका नाम याद रखना, विष्णुदेव साय। 5 राज्यों के सीएम पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, उसको जरूर देखिएगा क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपका बनना तय है। अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का 9वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव भी होता है तमिलनाडु में, ये भी ध्यान रखना। तो अभी ये पोलाची में हुआ है और तमिलनाडु के पोलाची में इसका जो उद्घाटन है चैम्बर ऑफ कॉमर्स पोलाची के अध्यक्ष जी.डी. गोपाल कृष्णन ने किया हुआ है। अगला, किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव दिए जाने की घोषणा हुई? तो दोस्तों भारत के 46वें नंबर के 46 नंबर के सीजीआई रह चुके रंजन गोगोई, जिन्होंने राम मंदिर पर फैसला सुनाया था 2019 में, तो इन्हीं की बेंच में, इनकी अध्यक्षता वाली बेंच ने वे फैसला सुनाया था और इनको अब असम वैभव रत्न दिए जाने की बात की गई है। असम क्या, पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र से ये आने वाले चीफ जस्टिस के रूप तक पहुंचने वाले ये पहले चीफ जस्टिस हैं। ठीक है, तो रंजन गोगोई फिलहाल राज्यसभा में अभी सदस्य हैं, चीफ जस्टिस के रूप में ये रिटायर हो चुके हैं, तो ये पुरस्कार इनको अभी दिया गया। ये तीसरा संस्करण है जो असम का पुरस्कार दिया जा रहा है, पहला इससे रतन टाटा को और तपन शौकिया को दिया जा चुका है। अगला, हाल ही में भारत ने किस भाषा को 9 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल करने का फैसला लिया है? तो दोस्तों भारत ने अभी हाल ही में फारसी भाषा को अपनी शास्त्रीय भाषा के लिस्ट में ऐड कर दिया है। भारत के जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, ये ईरान गए हुए थे और ईरान की लैंग्वेज होती है फारसी, तो फारसी को भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में ऐड कर दिया है, एक प्रकार से गिफ्ट दिया है ईरान को, ईरान से रिलेशन को और अच्छा करने के लिए। तो यहाँ पर ईरान से मुलाकात भी की। नई शिक्षा नीति के तहत ये शामिल किया जाएगा और भारत में भी इसका ज्ञान दिया जाएगा। तो 2004 में सबसे पहले तमिल को भारत की पहली शास्त्रीय भाषा के रूप में ऐड किया गया था, बाकी जो है वो 8 आपके सामने है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो एसएसबी के नए महानिदेशक बन गए हैं दोस्तों दलजीत सिंह चौधरी जी। एसएसबी एक सशस्त्र सीमा बल, एक अर्धसैनिक बल है। 2025 तक, 30 नवंबर 2025 तक की अवधि के लिए इनको नियुक्त किया गया है दलजीत सिंह चौधरी जी को। यूपी कैडर के 1990 बैच के आईपीएस हैं। अगला, 18 से 20 जनवरी 2024 को किस राज्य में 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया गया? तो दोस्तों पक्के टाइगर रिजर्व तो आपको याद ही होगा, पक्के टाइगर रिजर्व याद ही होगा, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो वहीं पर पक्के पागा फेस्टिवल भी मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का ये प्रमुख फेस्टिवल है और 18 से 20 जनवरी तक ये मनाया गया। ठीक है, हार्निवल फेस्टिवल भी इसे कहते हैं, पक्के पागा हार्निवल फेस्टिवल। अगला, किस मूर्तिकार द्वारा तैयार की गई भगवान राम लला की 51 इंच ऊंची मूर्ति का राम मंदिर में स्थापित किया गया? तो दोस्तों अरुण जोगीराज, इन्होंने बनाई हुई है भगवान राम की वो मूर्ति जो फाइनल सेलेक्ट की गई है, राम मंदिर में स्थापित की गई है। तो ये तब की तस्वीर है जब रिवील नहीं किया गया था, राम मंदिर का उद्घाटन नहीं हुआ था। एक्चुअली में इसके लिए लास्ट में आकर 3 जो है मूर्तिकार, उनकी मूर्तियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। उसके बाद फाइनल जो है वो जो स्थापित की गई मूर्ति वो अरुण योगीराज जी की थी, जो कि यहाँ पर है। इस मूर्ति की अगर खास बात की बात करें तो इसमें भगवान राम के 10 अवतार भी यहाँ पर शामिल हैं। इसके अलावा हनुमान जी भी हैं, गरुड़ देवता भी हैं, ऊपर सूर्य भगवान हैं। तो इस मूर्ति को फाइनल किया गया, इसमें भगवान राम के 5 वर्ष के बाल स्वरूप को दिखाया गया है। चंपत राय जी जो हैं ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव हैं, जिनके अंडर में पूरा मैनेजमेंट था। और भगवान राम की मूर्ति का उद्घाटन या कहें भगवान राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को अयोध्या में किया गया। किसने अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल किया? तो टाटा ने अगले 5 वर्षों के लिए भी आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल कर लिया है। यानी अब आईपीएल बोलने से पहले आगे बोलना होगा टाटा, तो टाटा आईपीएल होगा और
आने वाले 5 वर्षों के लिए होगा। 2 वर्षों के लिए था इनका पहले, लेकिन वो अब टाई अप खत्म हो गया था, तो आगे के 5 वर्षों के लिए यानी 2024 से 2028 तक के संस्करण के लिए भी ये हासिल कर लिए हैं। इससे पहले WPL जो होता है विमेंस प्रीमियर लीग, ये भी शुरू किया गया है महिलाओं के लिए, तो इसके लिए भी ऑलरेडी टाटा ने इसकी जो कहे कि स्पॉन्सरशिप का बिड था वो जीत लिया था। टाटा ग्रुप के CMD हैं नटराजन चंद्रशेखरन। हाल ही में किस देश ने सिंगल चार्ज में करीब 50 साल तक चलने वाली अनोखी बैटरी बनाया है? तो चाइना ने ऐसी बैटरी बनाई है जो एक ही चार्ज में 50 साल तक चलेगी, बैकअप देगी। ठीक है, तो ये बीटा वोल्ट टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी है चाइना की, उसने ये बनाया हुआ है। अगला, जाति आधारित जनगणना कराने वाला दूसरा राज्य कौन बना? तो ये बन गया है आंध्र प्रदेश। पहला राज्य था बिहार, ठीक है ना, पहला राज्य था बिहार और उसके बाद अब बन गया है आंध्र प्रदेश। कई लोग इसमें कमेंट कर रहे थे कि सर आपने राजस्थान एक बार बताया था। बिल्कुल राजस्थान मैंने बताया था, लेकिन एक्चुअली में राजस्थान ने घोषणा किया था, राजस्थान इससे पहले जाति आधारित जनगणना कराता, उससे पहले सरकार वहां पर बदल गई, है ना। तो जब सरकार बदल जाती है तो नीतियां बदल जाती हैं, पॉलिसीज बदल जाती हैं, तो वहां पर अब बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, तो उन्होंने फिर मतलब इसको कैंसिल कर दिया। तो इसलिए जाति आधारित जनगणना कराने वाला पहला राज्य तो बिहार बना था और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश बनने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश में अभी हाल फिलहाल में चुनाव है नहीं, तो इसलिए चुनाव से पहले पहले उम्मीद है कि करा लेंगे ये। तो ये अनाउंसमेंट यहाँ के जो CM है जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस की मूर्ति के अनावरण की बात की है। हाल ही में किस मंदिर में गोले मेले का शुभारंभ किया गया? तो गोले मेला दोस्तों ये उधमपुर के जगन्नाथ मंदिर में इसका आयोजन किया जाता है। उधमपुर का जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। पुरी जगन्नाथ में भी है जगन्नाथपुरी मंदिर, जो कि उड़ीसा में पड़ता है पुरी में, लेकिन ये उधमपुर में भी है जगन्नाथ मंदिर, ठीक है ना। तो वहां पर ये गोले मेला आयोजित किया जाता है, 2 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। ठीक है जी। अगला, किस हवाई अड्डे ने विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2024 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता? तो दोस्तों बेंगलुरु एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट, इन दोनों ने जीत लिया है विंग्स इंडिया अवार्ड में सबसे बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड। बेंगलुरु एयरपोर्ट का ऑफिशियल नाम है कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट का ऑफिशियल नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ पर यह अवार्ड मिला हुआ है और ये उड्डयन मंत्री आपको दिख रहे हैं, केंद्रीय उड्डयन मंत्री, और इन्होंने ये अवार्ड दिया हुआ है। अगला, अयोध्या में बने भगवान श्री राम मंदिर की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भगवान राम की जो मंदिर बनी है, हालांकि इस पर मैंने आपको Q&A की एक वीडियो दी हुई है और उसमें टॉप 25 क्वेश्चन जो इससे बन सकते हैं वो मैंने दिया हुआ है। आप लोग समय निकाल करके उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है तो उसके लिए क्वेश्चन बनना तय है। तो यहाँ पर भी मैं कुछ चीजें आपको, कुछ पॉइंट्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, ये राम मंदिर जो है ये बना है अयोध्या में, ये 3 फ्लोर का है, हर मंजिल 20 फीट की ऊंचाई की है। इस मंदिर में कोई स्टील या लोहे का यूज नहीं किया गया है, ये दोनों ही पॉइंट सही है। इस मंदिर में मुख्य रूप से राजस्थान के भरतपुर से आए गुलाबी बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, ये भी पॉइंट सही है। इस मंदिर में ईरान से नहीं नेपाल से लाए गए सालिग्राम पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। तो ये वाला ऑप्शन जो होगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया कौन सी एक विशेषता नहीं है, तो ये वाला जो है वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि ये विशेषता नहीं है, लेकिन बाकी सभी जो है ये विशेषताएं हैं, तो यानी कि बाकी सभी पॉइंट भी आपको ध्यान रखना होगा। कुछ और पॉइंट आपको बता दूं तो आप देखो यहाँ पर कि कुछ और पॉइंट्स आपके सामने लिखे गए हैं, जैसे कि रामलला की मूर्ति मैसूर के अरुण योगीराज ने बनाई है, जैसे मैंने आपको बताया। ग्राउंड फ्लोर में 160 पिलर हैं, फर्स्ट फ्लोर पर 132, सेकंड फ्लोर पर 74 पिलर हैं और 2.7 एकड़ में ये मंदिर परिसर फैला हुआ है, ठीक है ना। और निर्मित क्षेत्र 57,400 स्क्वायर फीट का है। राम नाम की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, रामशिला जिसे कहते हैं, ठीक है। अगला, किस कंपनी ने बनाया है? L&T ने। किस कंपनी ने शून्य कार्बन उत्सर्जन वाले हाइड्रोजन कुकिंग का प्रदर्शन किया? तो दोस्तों हाइड्रोजन कुकिंग का प्रदर्शन किया है अभी NTPC ने। ये शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला होगा, यानी 0 कार्बन एमिशन वाला होगा। हालांकि ये जो कुकर है, हाइड्रोजन कुकर या कहे कि ये कुकिंग टेक्निक जिससे खाना बनाने की बात कर रहे हैं, ये भी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ है, क्योंकि हाइड्रोजन को कंट्रोल करना इतना आसान भी नहीं है। फिलहाल नेत्रा NTPC की ही एक सब्सिडरी है, NTPC एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च अलायंस, उसने इसे बनाया हुआ है, ठीक है। आगे, बोइंग ने अमेरिका के बाहर भारत के किस राज्य में कंपनी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है? तो बोइंग ने दोस्तों भारत के कर्नाटका में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और ये उसका
अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है अब तक का। 1600 करोड़ रुपए का इसने BIETC परिसर का अनावरण किया है, यानी बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। तो ये सेंटर कहाँ पर, बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित किया गया है। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है और इसके अलावा बोइंग सुकन्या कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया है, जिससे महिलाओं को भी यहाँ पर जॉब्स मिल सके। अगला क्वेश्चन, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने किस नाम से देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लॉन्च किया है? तो ये हर्विस्योर नाम से एक वैक्सीन लॉन्च किए हैं, जो कि देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है। तो यहाँ पर देखो हर्विस्योर नाम से है और इसको बनाया किसने है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स ने, ठीक है ना, लॉन्च किया हुआ है। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है ये। हर्विस्योर वैक्सीन का नाम याद रखना। निम्न में से किसकी जयंती पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं? तो पराक्रम दिवस दोस्तों मनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर, और इस बार इनकी 127वीं जयंती थी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था 23 जनवरी के दिन 1897 में उड़ीसा के कटक में, तो इसलिए इस बार इनकी 127वीं जयंती थी। पीएम मोदी ने 2021 में इनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया था, ठीक है जी। और अब इन्हीं की जयंती के अवसर पर लाल किले पर भारत पर्व की शुरुआत होती है, और जो कि चलता है 26 जनवरी को क्रॉस करते हुए 31 जनवरी तक। अगला, 21 जनवरी को निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 21 जनवरी को दोस्तों 3 राज्यों का, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, इन तीनों का मनाया जाता है राज्य स्थापना दिवस, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य अधिनियम आया था 1972 में और उसके तहत इनको स्थापित किया गया था, मतलब इनको राज्य का दर्जा दिया गया था। तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये तीनों का राज्य स्थापना दिवस 21 जनवरी को, ठीक है जी। और नागालैंड की अगर बात करें तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है राज्य स्थापना दिवस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मैराथन धावक मान सिंह ने एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है दोस्तों गोल्ड मेडल। भारतीय मैराथन धावक है मान सिंह और एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 घंटे 14 मिनट 19 सेकंड के व्यक्तिगत स्कोर के साथ इन्होंने जीत लिया है, और उप विजेता रहे चीन के हुआंग यूंगजिन। अगला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक असम्स ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन का अनावरण किया? तो दोस्तों अरूप कुमार दत्ता ने यह पुस्तक लिखी हुई है, और असम्स ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन इसका भी अनावरण किया गया है, ठीक है जी। तो अरूप कुमार दत्ता के द्वारा लिखी गई, ये बात ध्यान रखना। अगला, सोनी टीवी ने किस कंपनी के साथ $10 बिलियन के डील को समाप्त करने की घोषणा की है? तो सोनी टीवी और जी इंटरटेनमेंट के बीच में बहुत बड़ा मर्जर होने जा रहा था, लेकिन अब वो कैंसिल हो गया है। 2 साल के इंतजार के बाद ये मर्जर नहीं हो रहा है, ठीक है। सोनी टीवी ने ये अनाउंस किया है कि जी इंटरटेनमेंट से हम कहे थे भैया कर लो, लेकिन अभी तक इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इसलिए हम टाइम में समापन की शर्तों को पूरा नहीं किए, इसलिए ये कैंसिल कर रहे हैं डील, ठीक है जी। अगला, युगांडा के कंपाला में नाम शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाम यानी कि नॉन अलायंस मूवमेंट, भारत इसका हिस्सा है, और युगांडा के अभी कंपाला में आयोजित हुआ 19वां संस्करण इसका, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाओगे 19th एडिशन ऑफ नॉन अलायंस मूवमेंट, तो ये आयोजन हुआ है। इसकी थीम थी डीपिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी। बेलग्रेड यूगोस्लाविया में 1961 में पहली बार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करके चांद पर पहुंचने वाला कौन सा देश बना? तो जापान बन गया दोस्तों 5वां देश। इससे पहले के 4 देशों में अगर बात करें तो उसमें आपको यूएस मिल जाएगा, इसके अलावा चाइना है, रसिया है और अपना प्यारा भारत है। ये 4 देश ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, और 5वां देश बन गया है जापान, चांद की धरती पर कदम रखने वाला। इसने अपना स्लिम मिशन लॉन्च किया था, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो H2A नाम से इसका रॉकेट है, रॉकेट का नाम पूछा जाएगा। चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर ये पहुंचा, ठीक है ना, 20 जनवरी को। अगला, हाल ही में पीएम मोदी ने 1 करोड़ परिवार वालों के छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की? बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, क्योंकि बजट में भी इसका जिक्र किया गया है। ये योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, और इस पर सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है। अभी बजट में भी इसके लिए अलग से अलॉटमेंट किया गया है, और इसके बारे में बताई भी गई है बातें कि 300 यूनिट तक बिजली भी फ्री देंगे, तो सोलर रूफटॉप पर। तो ये योजना जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा।
पीएम मोदी ने 22 जनवरी को राम मंदिर उद्घाटन के बाद इस योजना का भी उद्घाटन किया है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसका लक्ष्य है 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य है, ठीक है ना। 40% तक सब्सिडी दी जाएगी। और मैंने एक कंपनी भी बताई थी RECL लिमिटेड, ये निकल करके सामने आई है। इसने कहा है कि हम 1.2 लाख करोड़ तक का बजट भी इसके लिए रखे हैं लोन देने के लिए, मतलब कि ये लोग इतने तक का लोन देंगे इस योजना के तहत। आगे, ये केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं, आपको PDF दी जाएगी, आप रीड आउट कर लेना। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसे यूपी गौरव से सम्मानित किया गया, तो यूपी गौरव से सम्मानित किए गए डॉक्टर रितु और नवीन, तो इन दोनों को सम्मानित किया गया है। उपरोक्त दोनों ऑप्शन यहाँ करेक्ट रहेगा। एक तो है दोस्तों बिजनेसमैन और एक है साइंटिस्ट। आपने मिशन मंगल मूवी देखी है ना, तो जो कौन सी हीरोइन है, क्या नाम है, जो मतलब मेन लीड एक्टर हैं जिन्होंने रोल निभाया हुआ है, वो इन्हीं का किरदार निभा रहे हैं। ये लखनऊ की रहने वाली हैं ऋतु कारिहाल श्रीवास्तव, और इनका ये मिशन निदेशक थी मिशन मंगल वाले में भी और चंद्रयान 3 मिशन में भी। तो ऋतु कारिहाल श्रीवास्तव लखनऊ से हैं और इनको भी दिया जाएगा इस बार यूपी गौरव सम्मान, यानी उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। और नवीन तिवारी जो है ये कानपुर के बिजनेसमैन हैं, ठीक है जी। तो पहले यश भारती के नाम से दिया जाता था, यश भारती बंद कर दिया गया, फिर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किया गया। 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। RO वाले उसको याद कर लो। आगे, कहां पर भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का शुभारंभ हुआ, तो खंजर दोस्तों भारत और किर्गिस्तान के बीच में हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ। कहां पर, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। 22 जनवरी से शुरू हुआ था, 3 फरवरी तक चला और 11वां संस्करण था इस बार का। आगे, अगर आप किर्गिस्तान देखना चाहोगे तो मैप में आपको यहां पर मिल जाएगा। अगला, केंद्र सरकार ने स्थानीय भाषा अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो केंद्र सरकार ने अभी अनुवादिनी नाम से ऐप लॉन्च किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। देखो यहाँ पर अनुवादिनी ऐप है टू प्रोवाइड स्टडी मटेरियल इन रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषाओं में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए है। ध्यान रखना। एक और मैंने भाषिनी ऐप बताया था। ये जो भाषिनी ऐप था ये ट्रांसलेटर का काम करता, ठीक है ना। AI का यूज करके रियल टाइम ट्रांसलेटर करता, मतलब जैसे कोई भाषण दे रहा है ना, तो उसका रियल टाइम ट्रांसलेट करके ऑडियंस को सुनाता अलग अलग लैंग्वेज में, भारतीय भाषाओं में। एक अनुवादिनी ऐप है, नाम से तो मतलब लग रहा है जैसे कि ये ट्रांसलेटिंग ऐप होगा, लेकिन एक्चुअली में इसका यूज जो है वो भाषणों में नहीं, इसका यूज स्टडी मटेरियल्स को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाएगा, यानी अध्ययन सामग्रियों को ट्रांसलेट करने के लिए है। तो दोनों ही ऐप आपको याद रखना है। तो फिलहाल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए ये लागू होगी, मतलब इस पर लागू होगी। WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, तो WHO ने अभी हाल ही में दोस्तों केप वर्ड नाम के एक देश को, जो कि एक अफ्रीकी देश है, इसको मलेरिया मुक्त घोषित किया है। ये टेड्रोस एधनोम दिख रहे हैं और इन्होंने अभी WHO की तरफ से इनको मलेरिया मुक्त घोषित किया है। मतलब यहाँ पर बताया है इन्होंने कि पिछले 3 साल से मलेरिया के केसेस नहीं आए हुए हैं। जब पिछले 3 साल में लगातार कोई एक केस नहीं आता है किसी एक खास बीमारी का, तो उसे उस बीमारी से मुक्त घोषित कर दिया जाता है उस देश को। तो वर्तमान में मॉरिशस और अल्जीरिया के साथ अफ्रीकी देशों में WHO द्वारा प्रमाणित मलेरिया मुक्त होने वाला यह तीसरा देश बन गया है। अगला, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रमुख समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न 2024 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है? तो देखो, भारत रत्न इस बार 2 व्यक्तियों को दिया जाएगा। ध्यान रहे ये बात, ये क्वेश्चन बनेगा जरूर। एक तो है कर्पूरी ठाकुर जी, जिनका नाम अभी आपने ये देखा ऊपर, अभी मैं इनके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा ही। एक है आडवाणी जी, लाल कृष्ण आडवाणी, तो इन दोनों को दिया जाएगा इस बार। तो ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, ठीक है, समाजवादी नेता थे। और मैंने इन पर एक वीडियो भी आपको दी हुई थी, अगर आपने नहीं देखा उसको जरूर देखिएगा। हालांकि इनको मरणोपरांत दिया जा रहा है और इनकी 100वीं जयंती के एक दिन पहले ये अनाउंस किया गया, ठीक है ना। तो ये घोषणा हुई। ये 2 बार CM रहे बिहार के, एक बार डिप्टी CM भी रहे थे, ठीक है। तो अच्छा, इन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति में एक बदलाव आया। जैसे OBC वर्ग को आरक्षण देना इन्होंने शुरुआत किया था, अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त किया इन्होंने ही बिहार में, मैट्रिक तक पढ़ाई मुफ्त इन्होंने ही शुरू की, दूसरी राजकीय भाषा के रूप में उर्दू को इन्होंने ही शुरू किया। इसीलिए इनको जननायक की उपाधि से भी सम्मानित, मतलब इनको जाना जाता था। वहां के लोकल लोगों में सामाजिक न्याय का मसीहा भी इनको कहते थे। अगला, हांगकांग को पीछे छोड़कर भारत कौन सा शेयर मार्केट बना, इसका भी जिक्र बजट में किया गया है। बजट वाले भाषण में निर्मला सीतारमण जी ने इसके बारे में भी बताया कि भारत दुनिया का 4था सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है और भारत ने किसको पीछे किया, हांगकांग को। वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इंडिया।
तो ये अब ओवरटेक कर चुका है। भारत जो है $4.33 ट्रिलियन 22 जनवरी 2024 को बंद होने तक था भारतीय शेयर बाजार। ठीक है जी। अगला, अच्छा एक चीज और, ये देखो एमजीटी एजुकेशन की जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आपको पीडीएफ मिलेगी। बहुत सारे लोग ये टेलीग्राम ग्रुप नहीं ढूंढ पाते हो, टेलीग्राम चैनल नहीं ढूंढ पाते हो। देखो टेलीग्राम पर जाना है, सीधे सर्च बॉक्स में एमजीटी एजुकेशन टाइप कर देना है, जिसमें सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर रहे वही वाला ज्वाइन कर लेना है चैनल। ठीक है ना। चलिए, और अपनी जो पुस्तक आई है इसको आप ऑर्डर कर सकते हो। ये ऑफलाइन बुक है, ये आपके घर तक जाएगी और ये अमेजन पर ही मिलेगी आपको, तो आप इसको ऑर्डर करिए फटाफट से। चाहे अमेजन पर जाकर के एमजेटी बुक लिख दीजिए, एमजेटी बुक लिखेंगे तब आपको ये मिल जाएगी ब्रह्मास्त्र 2023 का, और चाहे आप जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया है उसको क्लिक करके पहुंच सकते हैं। किसी भी तरीके से पहुंचिए, जबरदस्त कंटेंट है। इसको आप अगर बुक को ले लेंगे तो आपको एहसास होगा वाकई में ये ब्रह्मास्त्र है। अगला, हाल ही में इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने कहां पर मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नामक मस्जिद निर्माण करने की घोषणा की है। तो दोस्तों ये मस्जिद बनाई जाएगी अयोध्या में। देखो अयोध्या जब यहाँ पर डिसीजन आया था ना राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसी समय मुस्लिम पक्ष को भी 5 एकड़ की जमीन दी गई थी। अयोध्या जो जहां पर राम मंदिर है, राम जन्मभूमि है, वहां से 25 से 28 किलोमीटर दूरी पर एक क्षेत्र है, वहां पर 5 एकड़ की जमीन दी गई थी धनीपुर नाम की गांव में। तो वहां पर कुछ इस प्रकार से ये प्रोजेक्ट पास हुआ था कि इस प्रकार से यहाँ पर मस्जिद बनेगी, हॉस्पिटल्स बनेंगे, 500 बेड के और भी चीजें बनेंगी। लेकिन अभी नज़ारा कुछ इस प्रकार से है, यानी कि 2019 से अभी तक लगभग 5 से 6 साल हो गए, अभी तक यहाँ पर कुछ भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली है। बस ये प्रोजेक्ट का फोटो ही यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा है। फिलहाल यहाँ पर एक फाउंडेशन आया है, इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, और इन्होंने कहा है कि हम मस्जिद बनाएंगे, इसके लिए फंड रेज कर रहे हैं। तो अब जो है ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है ना, धन्नीपुर अयोध्या में। अगला, 2026 से शुरू होने वाले स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के लिए कौन सा शहर नया मेजबान चुना गया। तो दोस्तों अब इस बार नया मेजबान होगा मैड्रिड, स्पेन। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। स्पेनिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जो होता था अभी तक यहाँ पर नहीं होता था, अभी तक बार्सिलोना में होता था, लेकिन अब जो है 2026 के बाद से मैड्रिड में होगा। ठीक है ना। F1 रेस आप जानते हो खास करके यूरोपीय देशों में बहुत सारे अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में आयोजित किया जाता है। तो ऐसे ही स्पेन में भी एक होता था स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, और उसका बार्सिलोना में हुआ करता था, लेकिन अब से 2026 के बाद से मैड्रिड में होगा। एक नई सर्किट उसकी बनाई जा रही है। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार किस देश के नाटो सदस्य बनने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो नाटो का 32वां देश बनने जा रहा है स्वीडन। देखो नाटो का जो 31वां देश था ये बना था फिनलैंड। ठीक है ना, और अब 32वां देश बन जाएगा स्वीडन। नाटो तो आप जानते हो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स में है और इसके अध्यक्ष हैं जेन्स स्टोलनबर्ग। अगला, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन शुरू हुआ। तो देखो दोस्त, अगर डिजर्ट साइक्लोन कहा जाए तब आप बताएंगे यूएई और भारत के बीच में होता है, भारत और यूएई के बीच में होता है, यूनाइटेड अरब अमीरात। लेकिन केवल साइक्लोन कहा जाए तब आप बताएंगे मिस्र के साथ होता है, भारत और इजिप्ट के साथ होता है। अभी 22 जनवरी से शुरू हुआ और 1 फरवरी तक चला, दूसरा इस बार का संस्करण था। ठीक है। अगला, 25 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया। तो 25 जनवरी को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता दिवस। उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं। नेशनल वोटर्स डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी को ही 1950 में क्या हुआ था, चुनाव आयोग का गठन हुआ था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है ना, तो उसी की याद में हम लोग 25 जनवरी को मनाते हैं। इस बार के थीम है देयर इज नथिंग लाइक वोटिंग, वी विल डेफिनेटली वोट। और नेशनल टूरिज्म डे, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारत में ये मनाया जाता है। वैसे विश्व टूरिज्म दिवस या विश्व पर्यटन दिवस अगर कहा जाए, विश्व पर्यटन दिवस अगर कहा जाए, पूछा जाए तो आप बताएंगे 27 सितंबर को। 27 सितंबर ये भी महत्वपूर्ण दिवस है, याद रखना। अगला, किस सुरक्षा एजेंसी ने X-59 सुपरसोनिक जेट सन ऑफ कॉनकॉर्ड लॉन्च करने की घोषणा की। तो दोस्तों अभी हाल ही में किसने, नासा ने X-59 सुपरसोनिक कॉनकॉर्ड सन ऑफ कॉनकॉर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है। देखो कॉनकॉर्ड क्या होता था, कॉनकॉर्ड एक ऐसा यात्री विमान हुआ करता था, एक कंपनी का नाम था, बेसिकली इनका नाम था। तो वो एक ऐसा विमान हुआ करता था जो सुपरसोनिक की स्पीड में यात्रियों की यात्रा कराता था, लेकिन वो बंद कर दिया गया था क्योंकि लास्ट में कुछ 1-2 एक्सीडेंट हो गए, उसके बाद लोगों का रुझान कम होने लगा, लॉस में जाने लगी कंपनी, तो वो बंद हो गई।
अब यहाँ पर नासा सामने आया है और उसने कहा है लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर के एक बार फिर से X-59 सुपरसोनिक विमान बनाएंगे जिसका नाम होगा सन ऑफ कॉनकॉर्ड, यानी उसका बेटा। ठीक है ना। तो ये न्यूयॉर्क से लंदन तक की यात्रा 3.5 घंटे में कर देगा। 925 मील प्रति घंटे इसकी रहेगी। अगला, किस राज्य सरकार ने लघु वन उपज के लिए लाभा MSP योजना शुरू की? तो ये शुरू किया है दोस्तों ओडिशा गवर्नमेंट ने। ये लघु वन उपज के लिए किसानों के लिए एक योजना है। 100% स्टेट फंडेड योजना है, ओडिशा सरकार की ही ये, और इसका लक्ष्य है आदिवासी आबादी को लाभ पहुंचाना, क्योंकि ओडिशा की कुल आबादी का 23% आदिवासी आबादी है। तो ये लाभा MSP के तहत क्या होगा? लाभा का मतलब होता है लघु बना जात्या द्रव्या करया। ठीक है, वन उपज के लिए। किस अफ्रीकी देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में कैमरून ने, इसने सबसे पहले अभी बच्चों के लिए एक दुनिया का पहला मलेरिया टीकाकरण शुरू किया हुआ है। देखिए, मलेरिया मास वैक्सीनेशन रोल आउट। तो मॉस्क्यूरिक्स नाम की एक वैक्सीन है जो 2021 में दुनिया का पहला मलेरिया टीका बनकर के उभरी थी, और मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था। अभी यहाँ पर कैमरून, एक जो कि अफ्रीकी देश है, वहां पर भी बच्चों के लिए ये टीकाकरण शुरू हो चुका है। और मैं कुछ देर पहले मैंने आपको बताया केप वर्ड WHO ने मलेरिया मुक्त इसको घोषित किया है। जनवरी 2024 को मनाए गए 75वें गणतंत्र दिवस की थीम क्या रखी गई? इस बार की थीम थी विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की मातृका। तो ये दोनों ही थीम थी, मतलब एक ही लाइन में थी थीम, इसको दो भागों में तोड़ करके आपको बताया गया है। 26 जनवरी को 75वां गणतंत्र दिवस था इस बार, और इस बार क्या दोस्तों जो मुख्य अतिथि थे वो थे इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के ये 6ठे राष्ट्रीय लीडर बने थे जो यहाँ पर आए थे। कर्तव्य पथ, जिसका पुराना नाम राजपथ था, वहां पर भारतीय सेनाओं ने परेड भी किया। और मैंने आपको बताया था पर्यटन मंत्रालय की झांकी ने अवार्ड जीता, ठीक है ना, अवार्ड जीता, ये भी ध्यान रखना। भारत में 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इमैनुअल मैक्रोन जो है ये मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किए गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, आए थे जयपुर में, इनको ले गए PM मोदी जी, चाय वगैरह पिलाए और UPI से पेमेंट करके दिखाए। इधर UPI से पेमेंट हुआ, उधर इन्होंने आईफल टावर पर जाकर UPI लागू कर दिया अपने देश में, और उधर UPI लागू हुआ, इधर भारत में UPI का जो सबसे बड़ा जायंट है पेटीएम, इस पर RBI ने बैन लगा दिया। ये कोइंसिडेंट है। फिलहाल पेटीएम जा चुका है और फ्रांस में अब आ चुका है UPI, और भारत का प्रमोट हो ही रहा है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। पिछली बार अब्दुल फतेह अल सीसी थे। कुल कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार इस बार दिया जा गया? तो पद्मश्री से सम्मानित किए गए 110, पद्म भूषण से सम्मानित किए गए 17 और पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए 5। टोटल दिए गए 132 पद्म पुरस्कार। ठीक है ना, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 110। यहां पर आपके सामने पद्म विभूषण और पद्म भूषण के नाम हैं। पद्मश्री 110 अवार्डी हैं, इनका सबका नाम तो यहाँ पर दिखाया जाना पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ पर देखो वैजंती माला को दिया गया है, इसके अलावा चिरंजीवी को दिया गया है, एक्टर हैं, इनकी मूवी वगैरह आप देखे होंगे। M वेंकैया नायडू जी जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति थे। इसके अलावा बिंदेश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत दिया गया है, ये बात ध्यान रखना, मरणोपरांत ये पाए हुए हैं, इसलिए स्टार लगा हुआ है। पद्मा सुब्रमण्यम, ये 5वीं हैं। तो 5 को पद्म विभूषण यानी कि दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से, और 17 को पद्म भूषण दिया गया, और 2 को मैंने आपको बताया भारत रत्न इस बार अभी तक दिया जाने की घोषणा हो चुकी है, जिसमें एक है कर्पूरी ठाकुर और एक है लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है जी, आगे ये पूरी लिस्ट है, अगर आप देखना चाहो फिर से देख सकते हो। पूर्व संध्या पर कुल कितने कर्मियों को वीरता या सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो 1132 लोगों को वीरता या सेवा पदक से भी सम्मानित किया गया। पूर्व संध्या पर गणतंत्र दिवस की राष्ट्रपति जी अनाउंसमेंट करती हैं इन सभी अवार्डों को, तो ये अवार्ड भी अभी अनाउंस किया गया। वीरता के लिए 275 को, वीरता के लिए राष्ट्रपति पदक 2 व्यक्तियों को, सराहनीय सेवा के लिए 753 को, विशिष्ट सेवा के लिए 102 को, ऐसे सम्मानित किए गए। दोस्तों SSC कॉम्बो बैच भी है अपना, अगर आप इसे लेना चाहते हो तो अभी ये न्यू बैच आया हुआ है, एडमिशन ओपन है, आप इसमें जा करके एडमिशन ले सकते हो। SSC का कोई भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, CGL हुआ, CPO हुआ, CHSL हुआ, MTS हुआ, सभी के लिए केवल और केवल आपको एक ही ये बैच लेना है। GS कंप्लीट तरीके से तैयार कराया जाएगा। और हाँ, रेलवे की वैकेंसी अनाउंस हुई है तो इसका मतलब ये नहीं कि SSC भूल जाओ आप,
है ना। अभी तक तो एसएससी के भरोसे रहते थे, तो एसएससी भी अब ऐसा ना हो सब लोग रेलवे के पीछे पड़े हैं, सब रेलवे भाग जाएं पीछे पीछे। एसएससी में भी आप ध्यान रखे रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी में आपके बगल से निकल जाएंगे। तो आप जो है कोई भी एग्जाम मत छोड़ो, जो भी एग्जाम, जो भी वैकेंसी है फॉर्म भरो। बहुत बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बता रहा हूं, इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने ऐसी सिचुएशन कभी नहीं देखी है कि इतने ज्यादा डिपार्टमेंट में एक साथ वैकेंसी शो हो रही हैं। फटाफट फटाफट हर डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो रही है, वैकेंसी आ रही है। मतलब बड़ी बड़ी वैकेंसी तो हमने कई बार देखी है कि रेलवे में इकट्ठे आ गई 1 लाख वैकेंसी, एक इकट्ठे आ गए एनटीपीसी की इतनी ज्यादा, ग्रुप डी की इतनी ज्यादा। वो तो हम लोगों ने देखा था कि एक साथ एग्जाम होना है, एक साथ सब लोग बैठेंगे। लेकिन इतने डिपार्टमेंट में अलग अलग इतनी ज्यादा वैकेंसीज मैंने कभी नहीं देखी। तो आपको क्या करना है, बहुत ही देखो, राजनीतिक विरोध विश्लेषक वगैरह जो लोग कमेंट करेंगे वो लोग अपना भाई साहब बाद में करना, पहले यहां पर देखो। जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए मैं एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। क्या करो, जितने फॉर्म हैं, जितनी वैकेंसीज हैं, सब भर डालो। उधार लेना पड़े किसी से उधार ले लो, सब भर डालो। और कोशिश करो जब जब एग्जाम आए दिन रात लगा डालो, इसी में से किसी न किसी एक वैकेंसी को पकड़ लो, है ना। ये मत सोचो कि नहीं इसमें कम वैकेंसी है तो इसमें हम नहीं डालेंगे, इसमें ज्यादा है तो उसमें डाल। भाई साहब ज्यादा है तो उसमें ज्यादा लोग भी डालने वाले हैं, कम वाले में कम लोग डालते हैं, तो आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। बाकी अगर आपको किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे पेड बैचेस की वजह के थ्रू भी एमजीटी ऐप पर सब चीज अवेलेबल कराया जा रहा है। बहुत सारे बैचेस हैं, आप जाकर के उसमें अपने सुविधा अनुसार, आपकी जरूरत के अनुसार ज्वाइन हो सकते हैं। आरबीआई द्वारा 2022 की 23 की पंचायती राज संस्थाओं की वित्त रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन सा राज्य है, तो इसमें शीर्ष पर है पश्चिम बंगाल। आरबीआई ने ये रिपोर्ट जारी की है और बताया है कि कौन सा राज्य कितनी ज्यादा खर्च करता है अपनी पंचायतों पर। तो पश्चिम बंगाल इसमें बताया सबसे ज्यादा 57.24 लाख खर्च करता है। बिहार दूसरे नंबर पर है। फिलहाल अगला देखते हैं, 1 फरवरी 2024 को लगातार कौन सी बार बजट पेश करके निर्मला सीतारमण जी मोरारजी देसाई के बाद दूसरी वित्त मंत्री बनेंगी। तो छठी बार लगातार पेश करके, बजट पेश करके निर्मला सीतारमण जी ये दूसरी बन गई हैं वित्त मंत्री। मोरारजी देसाई 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड अपने नाम रखते हैं। हालांकि वित्त मंत्री के बाद वो पूर्व प्रधानमंत्री भी बने, मतलब आगे चल करके वो प्रधानमंत्री भी बने थे 2 बार। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि निर्मला सीतारमण जी दूसरी सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली है, नहीं, इनसे और ज्यादा 7 बार 9 बार सब पेश कर चुके हैं। लेकिन 6 बार लगातार नहीं पेश किया है किसी ने। 6 बार लगातार में या तो मोरारजी देसाई या तो निर्मला सीतारमण जी पेश की हुई हैं। बाकी मैंने बजट पर आपको डिटेल वीडियो दी हुई है और लगभग 2 लाख लोगों ने उसको देखा है, तो उसको आप जरूर देखिए, है ना। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत ज्यादा डिटेल में उसको समझाया गया है। बजट के सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर बनेंगे। 10 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड मोरारजी देसाई के नाम है सबसे ज्यादा। अगला, रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लिए निम्न में से किस कंपनी द्वारा 1.2 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया, RECL, ये एक महारत्न कंपनी है। इन्होंने कहा है कि जो प्रधानमंत्री पीएम सूर्योदय योजना है, पीएम सूर्योदय योजना है, उस योजना के तहत लोगों को जो लोन दिया जा रहा है, वो लोन देने के लिए 1.2 लाख करोड़ ये अपने बजट में रखे हुए हैं। 1.2 ट्रिलियन रुपीज, ठीक है ना। 2026 तक 40 गीगावाट छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य है प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का। और मैंने आपको बताया 1 करोड़ छतों पर। अगला, यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन बनी, तो ये बन गए हैं कृत्रिम। याद हो अगर आपको, कृत्रिम को लॉन्च किया था ओला के फाउंडर। ओला के फाउंडर कौन, भाविश अग्रवाल, इन्होंने कृत्रिम एआई लॉन्च किया था। ये भी मैं आपको कवर करा चुका हूं क्वेश्चन। अब ये कंपनी यूनिकॉर्न बन गई है। कोई कंपनी, कोई स्टार्टअप यूनिकॉर्न कब बनता है, जब उसकी मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर पहुंच जाती है। जब वो डेकाक्रॉन बनती है तो इसका मतलब $10 बिलियन के ऊपर पहुंच गई उसकी मार्केट वैल्यूएशन। तो यहां पर $1 बिलियन से ऊपर पहुंच गई है, इस वजह से ये बन गई है भारत की पहली एआई कंपनी। अगला, किसके द्वारा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर शुरू हुआ। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर ये नाटो का अभ्यास है और दुनिया का सबसे बड़ा अभ्यास माना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज यही है, स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर। ये फरवरी से शुरू हुआ है और चलेगा मई तक। अब आप सोच लो कितना बड़ा है। 90,000 से ज्यादा इसमें सैनिक हिस्सा लेंगे, 50 से ज्यादा जहाज, बहुत सारे विमान, सब इसमें हिस्सा लेंगे। बहुत सारे देश भी इसमें हिस्सा लेंगे, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होता है। तो नाटो के सभी देश इसमें लगभग हिस्सा लेते हैं। नाटो के बारे में आपको बता ही चुका हूं। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में सांभर महोत्सव मनाया गया, तो सांभर महोत्सव वहां मनाया जाएगा जहां सांभर झील होगी। सांभर झील है राजस्थान में। राजस्थान में बहुत ही फेमस सांभर महोत्सव होता है और यहाँ पर आयोजित इस बार भी किया गया।
यहाँ की जो उप मुख्यमंत्री हैं दिया कुमारी, वही पर्यटन मंत्री भी हैं, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। 26 से 28 जनवरी तक आयोजित हुआ और 1990 से ये रामसर कन्वेंशन में भी शामिल है। सांभर झील जो है लवणता के मामले में सबसे बड़ी झील है, मतलब सबसे ज्यादा लवणता इसकी है। किसने बिहार के नवे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा और फिर राज्यपाल से अनुमति मांगी कि दोबारा हम अपना मतलब सीएम बनना चाह रहे हैं। फिर से उनसे शपथ ले लिए, नीतीश कुमार इस्तीफा देकर के फिर से मुख्यमंत्री बन गए। तो 9वीं बार में मुख्यमंत्री बने हैं और ये इनके लिए नई बात नहीं है, ये ऐसा करते रहते हैं, करते आए हैं। एक बार बीजेपी, फिर एक बार आरजेडी, फिर बीजेपी, फिर आरजेडी, ऐसे ऐसे होते रहते हैं। फिलहाल यहाँ पर ये बिहार के अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं एक बार फिर से और एनडीए, जेडीयू और एचएएम पार्टी के 8 विधायक मंत्री के रूप में शपथ भी लिए हैं। इसके अलावा बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ये उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो 2 नए उप मुख्यमंत्री हैं। अगला, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने संबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया? तो दोस्तों अभी ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक जी ने संबलपुर में समलेई मंदिर परियोजना का उद्घाटन किया हुआ है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक जो हैं ये दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं। ओडिशा के ये 5 बार से सीएम है, 5 बार से सीएम है, ठीक है ना, लगातार। फिलहाल इन्होंने ये परियोजना अभी लॉन्च की हुई है। ये श्री समलेश्वरी भारत की उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिमी भाग में एक धार्मिक केंद्र संबलपुर में इष्ट देव के रूप में वहां पर हैं और उनकी वहां पूजा होती है। कन्नूर में बोली जाने वाली किस भाषा को विलुप्त की श्रेणी में रखा गया है? तो दोस्तों विलुप्त की श्रेणी में अब आ गई है मधिका लैंग्वेज। मधिका लैंग्वेज बोलने वाले ना अब केवल और केवल 2 व्यक्ति बचे हुए हैं और दोनों व्यक्ति बूढ़ा हैं, यही मधिका बोल रहे हैं। मधिका क्या है? मधिका एक्चुअली में चकलिया समुदाय के लोगों द्वारा बोली जाती थी। पहले तो ये कर्नाटक की साइड में बोली जाती थी, लेकिन धीरे धीरे इसके जो बोलने वाले थे वो कुन्नूर केरल की तरफ शिफ्ट होते गए और अभी के टाइम पर कुन्नूर केरल में केवल 2 व्यक्ति बचे हैं जो ये भाषा बोल रहे हैं। एक्चुअली में ये एक मिक्स लैंग्वेज थी, तमिल, तेलुगु, तुलु, कन्नड़, मलयालम इन सब का मिक्सचर हुआ था। तो इस लैंग्वेज को अब विलुप्त की कगार पर बताया गया है कि ये अब विलुप्त होने वाली है। हाल ही में किसने 69वें फिल्म फेयर फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फीमेल सिंगर का अवार्ड जीता? इसको जीता है दोस्तों शिल्पा राव ने। 69वां फिल्म फेयर फेस्टिवल अभी आयोजित हुआ और इसमें देखिए यहाँ पर अवार्ड की लिस्ट है। जैसे बेस्ट फिल्म चुनी गई है 12th फेल, आप भी देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त मूवी है, अगर आपने नहीं देखा जरूर देखिए। विधु विनोद चोपड़ा को बेस्ट डायरेक्टर चुना गया इसी मूवी के डायरेक्शन के लिए, 12th फेल के डायरेक्शन के लिए। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर को चुना गया है एनिमल मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है क्रिटिक्स की श्रेणी में रानी मुखर्जी को मिस्टर चटर्जी वर्सेस नॉर्वे में। आलिया भट्ट को बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस चुना गया है, बेस्ट एक्टर इन फीमेल कैटेगरी बोल लो चाहे, तो ये बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई हैं, इन्हीं की वाइफ हैं आलिया भट्ट। किस मूवी के लिए? रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स के लिए विक्रांत मैसी को चुना गया है 12th फेल मूवी के लिए। अगला, हाल ही में 28 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। तो किसके द्वारा किया गया? तो पीएम मोदी जी के द्वारा हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के डायमंड जुबली मतलब समझ रहे हो ना, 75 ईयर कंप्लीट, तो ये हो चुका है और इसको लेकर के यहाँ पर पीएम मोदी ने यह भी घोषणा किया कि 800 करोड़ रुपए हैं ये सुप्रीम कोर्ट के बिल्डिंग को, कॉम्प्लेक्स को और एक्सपेंड करने के लिए दिया जा रहा है। यानी सरकार ने 800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है सुप्रीम कोर्ट की जो परिसर है उसको और विस्तार तरीके से और भव्य तरीके से बनाने के लिए। नई वेबसाइट भी लॉन्च की गई सुप्रीम कोर्ट की जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में काम करेगी। 26 जनवरी 1950 को दिल्ली के तिलक मार्ग पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और 28 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया था। इस वजह से 28 जनवरी को इसका अभी हीरक जयंती मनाया गया। भारत में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। चीफ जस्टिस अभी के टाइम पर हैं DY चंद्रचूड़ साहब 50वें नंबर के। हाल ही में एयरबस ने H125 नागरिक हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो H125 नागरिक हेलीकॉप्टर ये एयरबस बनाएगी टाटा ग्रुप के साथ मिलकर के। कहां पर बनाएगी? ये इंटरेस्टिंग है, ये इंडिया में बनाने आ रही है, यानी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होगा। गुजरात के बड़ोदरा में फैक्ट्री लगेगी और H125 हेलीकॉप्टर एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है जो कि टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड एयरबस के साथ मिलकर के बनाएगी। ठीक है जी। अगला, भारत सरकार ने किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल के निर्यात की घोषणा की है?
तो भारत फिलीपींस से जो सौदा किया था वो डिलीवरी के सिचुएशन पर आ चुका है और फिलीपींस को अब डिलीवर कर रहा है ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए $300 मिलियन का ये डील हुआ था, $375 मिलियन का। डीआरडीओ बनाना था, डीआरडीओ को, डीआरडीओ ने बनाया भी। ब्रह्मोस मिसाइल बनकर के तैयार हो चुकी है और फिलीपींस को भारत एक्सपोर्ट कर रहा है, यानी बेच रहा है ये मिसाइल। ठीक है जी, तो अब हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट सिर्फ खरीदेंगे नहीं बल्कि बेचेंगे भी। तो यहाँ पर ब्रह्मोस जो है, वैसे आपको बता दें, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और अभी तक सबसे इफेक्टिव, सबसे प्रभावशाली मिसाइलों में से एक मानी जाती है। सदा तंसीक नामक सैन्य अभ्यास कहां पर, किस देश के साथ शुरू हुआ? तो सदा तंसीक जो है ये भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ है अभ्यास। भारत और सऊदी अरब, ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। भारत और सऊदी अरब, वैसे बताएं आपको, अल मोहद अल हिंदी करता है और अब यहाँ सदा तंसीक भी किया। 29 जनवरी से 10 फरवरी तक चल रहा है, राजस्थान में हुआ, पहला संस्करण है इसका। तो अल मोहद अल हिंदी भी याद रखना और सदा तंसीक भी याद रखना। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसको जीत लिया है दोस्तों जनिक सिनर ने। एक नया नाम, एक नया पर्सनालिटी, एक नया विजेता। जनिक सिनर ने डेनियल मेदवेदेव को हरा करके, जो कि रशिया के हैं, उनको हरा करके जीता है पहला अपना ऑस्ट्रेलियन ओपन। पहला ग्रैंड स्लैम है इनका। जनिक सिनर का, इटली के रहने वाले हैं, बहुत ही कम उम्र के हैं। नोवाक जोकोविच एक टाइम पर इतने कम उम्र में अवार्ड जीते थे, मतलब कि ये ग्रैंड स्लैम जीते थे, उनके बाद दूसरे सबसे कम आयु के ये हो गए हैं। बहरहाल नोवाक जोकोविच अब तो ये भाई सीनियर हो गए, सीनियर का सुपर सीनियर हो गए समझ लो। 24 ग्रैंड स्लैम बंदा अकेले जीता हुआ है नोवाक जोकोविच, सर्बिया के हैं, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम इन्हीं के नाम है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के ग्रैंड स्लैम के में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो महिला एकल का खिताब जीत लिया है दोस्तों आरियाना सेबलेंका ने। पिछली बार भी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती थी, इस बार भी ऑस्ट्रेलियन ओपन ये जीत चुकी हैं। आरियाना सेबलेंका बेलारूस की रहने वाली हैं, चीन की झेंग क्विवेन को इन्होंने हराया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन आपको बता दें साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है और ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। हार्ड कोर्ट बोले तो रबर का मैदान या हार्ड कोर्ट मैदान, ठीक है ना। हॉकी FIH हॉकी फाइव्स महिला विश्व कप किसने जीता? तो FIH की हॉकी फाइव्स महिला विश्व कप भारत जीतने से चूक गया, भारत रह गया उपविजेता। जीता किसने फिर? जीता इसको नीदरलैंड ने। नीदरलैंड की टीम ने फाइनल में भारतीय टीम को हरा दिया है और ये बन गई विजेता और भारत बनी उपविजेता। हॉकी फाइव्स महिला विश्व कप ये पहली बार आयोजित किया गया था। फाइव्स मतलब क्या होता है? 5-5 खिलाड़ी खेलते हैं, ठीक है। मस्कट ओमान में आयोजित हुआ था। अगला, किस देश ने महदा, काह्याचू, हतेफ 1 नामक 3 सैटेलाइट लॉन्च किए? इसको लॉन्च किया है ईरान ने। महदा, काह्याचू और हतेफ, ये तीनों सैटेलाइट जो हैं ये ईरान ने लॉन्च किया है। इसको लेकर के टेंशन जो है वो बढ़ गए हैं। ऑब्वियस सी बात है, टेंशन बढ़ेंगी किसकी? अमेरिका वगैरह की बढ़ेंगी। तो सिमोर्ग रॉकेट का उपयोग करते हुए ईरान ने इसे लॉन्च किया, ये 3 सैटेलाइट, ठीक है। अगला, बहरहाल अपनी कोई दुश्मनी नहीं है ईरान से भैया, अपना तो सब फ्रेंडली नेशन है, अपना जहाँ हित है वहाँ पे काम होगा। और अपन लोग तो यहाँ चाबहार पोर्ट भी बना रहे हैं, है ना, जिससे चाइना वगैरह को काउंटर कर सके। चाइना का जो ये CPEC जा रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको हम लोग वो कर सके, काउंटर कर सके। हाल ही में किस क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 147 गेंदों में 300 रन बना करके नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया? तो रोज नए क्रिकेट में विश्व रिकॉर्ड बन रहे हैं। तन्मय अग्रवाल नाम के एक नए खिलाड़ी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अभी रणजी मैच में 147 गेंद में 300 रन पार कर दिए भाई साहब। 300 रन 147 गेंद में, ठीक है, मामूली बात नहीं है। एक साथ इन्होंने 2 रिकॉर्ड बनाए। एक तो सबसे ज्यादा तेज 200 रन बनाने का भी, 119 गेंदों में ही इन्होंने सबसे तेज दोहरा शतक भी लगा दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 40 साल बाद ऐसा रिकॉर्ड टूटा है। 40 साल पहले रवि शास्त्री ने रिकॉर्ड बनाया था। रवि शास्त्री को आप हल्के में लेते हो, कोच थे तो मजा लेते थे। देख रहे हो बंदे ने क्या क्या रिकॉर्ड बनाया है। 123 गेंद में दोहरा शतक, सोचो 40 साल पहले बनाए थे। अब यहाँ पर 119 गेंदों में सबसे तेज दोहरा शतक बना दिया है इन्होंने और 147 गेंदों में 300 रन बना दिया है इन्होंने। रणजी ट्रॉफी में ये रिकॉर्ड बना है। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किसकी झांकी ने प्रथम स्थान जीता? तो ये जीत लिया है संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने। आखिरी क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। संस्कृति मंत्रालय की झांकी थी भारत लोकतंत्र की जननी थीम पर और इस झांकी ने जीत लिया इस बार बेस्ट झांकी का अवार्ड। पिछली बार उत्तराखंड की मानस खंड थीम पर आधारित झांकी ने जीता था अवार्ड। जी किशन रेड्डी जी संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं। 80 क्वेश्चन थे, बहुत लंबी वीडियो थी और फिलहाल आपको कैसी लगी होगी? आई होप आपके लिए यूजफुल रही होगी, बेनिफिशियल रही होगी।
आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, और वीडियो को अगर पसंद आई है लाइक करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम पर मिलेगी, और नोटिफिकेशंस वगैरह आपको व्हाट्सएप चैनल पर भी मिल जाया करेगा। आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कीजिए। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।